स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th, ठीक है, सामाजिक विज्ञान 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट का 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो सामाजिक विज्ञान क्लास 10th सोशल साइंस का पेपर है बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्योंकि ये जो पेपर कोड है इसका ना 825 JA, ठीक है, ये जो पेपर कोड वाला पेपर है ये सबसे वायरल पेपर है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, अगर आप लोग इस पेपर को यानी 825 JA पेपर को अभी तक नहीं तैयार किए तो आप लोग कभी भी 70 में 70 नंबर नहीं ला पाओगे सोशल साइंस में। अगर आप लोग इस पेपर को मात्र इस कोड के पेपर को 825 JA पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप लोग पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल फोड़ करके आओगे। ठीक है, छाप करके आओगे, क्योंकि ये जो पेपर है ना 825 JA ये आप सभी के यानी सभी जिलों में यही पेपर इस बार आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, यानी पूरे पेपर की सॉल्यूशन बताने वाले। सभी के पेपर में आता है 10 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ आपके मानचित्र से आता है। ठीक है, तो ये जो मानचित्र आपको कैसे इसमें भरना है, आपको रोल नंबर कहाँ पे लिखना है, ठीक है, कहाँ पर पेपर कोड लिखना है, किस तरीके से आपको भरना है, इसको पेंसिल से भरना है या पेन से भरना है, कैसे आप सभी को भरना है, पूरा भर करके बताएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है इस पेपर में सभी के बिल्कुल लिखित आंसर बताएंगे, कैसे आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, आपके आधे नंबर भी न कटे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना है 10 अंकों का, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद इस पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट 11 मार्च से पहले इस पेपर को देख रहे हैं, ठीक है, वो इस पेपर को 250 भी करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो 11 मार्च के पेपर को, ठीक है, पहले ही देख चुके हैं, एग्जाम से पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए वो 250 पे इस पेपर को पूरे के पूरे हल करके बैठ जाएंगे। और ये जो है आप सभी का पेपर ये पूर्णांक 70 का रहेगा। और जितने भी स्टूडेंट इस पूरे पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरे सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर ला करके बिल्कुल टॉपर बन जाएंगे इस बार। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें कुछ निर्देश दिए, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। ठीक है, और आप सभी को 15 मिनट जो है इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, इसमें आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसके बाद यहाँ पे 20 अंक का बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और जिसका आंसर OMR सीट पर आप सभी को देना है। ठीक है, और एक बार आप लोग अगर OMR सीट पे कोई भी क्वेश्चन के आंसर को अंकित कर दी तो आपको उसे इरेजर नहीं करना है, नहीं व्हाइटनर का यूज करना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद देखिए दिए गए मानचित्र, जो आप सभी को मानचित्र मिलेगा जो अभी हमने आप सभी को दिखाया है, उसको भरने के बाद जो आप लोग कॉपी पर आंसर लिखोगे ना उसके साथ आपको बहुत ही मजबूती के साथ संलग्न करना है, यानी आपको नत्थी करना है, बांधना है। ठीक है, नहीं तो जो एग्जामिनर है उनके पास नहीं पहुंच पाएगा आपका मानचित्र कार्य और आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आप लोग 10 नंबर से वंचित हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए 50 नंबर में आप सभी का वर्णनात्मक प्रश्न इसमें दिया रहेगा। वर्णनात्मक फर्स्ट जो है इसमें आपका 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, वर्णनात्मक सेकंड जो इसमें 6 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको कितना पेज लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले, सभी चीजें लिख करके बताने वाले हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न रहेंगे, 5-5 नंबर के रहेंगे, यानी 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से खंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन है और ये पेपर ही बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। पेपर ही बिल्कुल वायरल इसलिए इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सभी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरल है। ठीक है, 100% आप सभी के एग्जाम में सभी क्वेश्चन आने वाले, इसलिए आप लोग इस पूरे पेपर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रांस से हुआ था, भारत से हुआ था, या जर्मनी से, या इटली से। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, नेपोलियन की, ऑटो वान बिस्मार्क की, या ज्यूसेppe गैरिबाल्डी की, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो थी वो ऑटो वान बिस्मार्क की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। ठीक है, 1920 ईस्वी, 1922, 1930 ईस्वी, 1942 ईस्वी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था वो 1930 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद
चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए सभी जो है क्वेश्चन में जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन है सभी वायरल है, इसलिए पेपर बिल्कुल फिक्स है कि ऐसा ही पेपर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध था, खिलाफत आंदोलन था, रॉलेट एक्ट था, चोरी चौरा की घटना था। ठीक है, तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट जो था ये असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है 5 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार। तो यहाँ पे संघीय यानी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये सी यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है, दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है 6वां, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए भारत में जो केंद्र शासित राज्य थे पहले 7 थे, लेकिन अब एक बढ़ गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 8 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए 7वां, कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? यानी अजैव संसाधन है, प्रवाह संसाधन है, अनवीकरण योग्य है या नवीकरण योग्य है? ठीक है, तो देखिए कोयला जो है ना वो अनवीकरण योग्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। यानी एक बार अगर कोयला जर गया तो उससे आप लोग कुछ भी नहीं बना सकते हो, फिर से नहीं कोयला बना सकते हो, नहीं आप लोग उससे कुछ भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? ठीक है, गेहूं, सरसों, धान या चना है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी यहाँ पे धान जो है ये खरीफ की फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रमुख परिवहन संसाधन है? ठीक है, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन या वायु परिवहन? तो इसमें से हो जाएगा रेल परिवहन जो है ये प्रमुख परिवहन साधन है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत में नहीं होता है? उर्वरक, काफी, ठीक है, चाय या तंबाकू? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उर्वरक का जो है निर्यात भारत में नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक यानी HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या म्यांमार? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश जो है इसका बेहतर है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है ये बहुत ही कम है। इसके बाद देखिए यानी क्षेत्रफल कम है, यहाँ पे जनता बहुत ही कम रहते हैं। इसके बाद 12 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? चाय, गन्ना, जूट, रबर? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो जूट है ये रेशेदार फसल है, क्योंकि इससे वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 है, आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? किस पे निर्भर थे? तो वो यहाँ पे आलू पर निर्भर थे, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? ठीक है, तो जो पशु बीमारी फैली थी वो रिंडर पेस्ट थी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है 15 निम्न में से किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? ठीक है, कौन सा? लंदन, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम या बर्लिन? ठीक है, कौन सा मिली थी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी यहाँ पे डी, बर्लिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी को बहुत ही ध्यान से समझ जाइए आप लोग, ठीक है, जिससे कि आपके पेपर में आए तो आप लोग पूरा अच्छे तरीके से सही बिल्कुल करके आइए। तो यहाँ पे देखिए, और हमारे चैनल पे अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, ठीक है, तो हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में पास होने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिससे आप लोग बिना पढ़े बिना कुछ याद किए ही उस ट्रिक से पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इसी वीडियो के लास्ट में हम सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, पास होने की वीडियो लगा देंगे, आप सभी लोग उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, 100% गारंटी आप लोग पास हो जाओगे। अगर आप लोग सोशल साइंस में कमजोर हो तो इसकी भी ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी इसी वीडियो के लास्ट में, आप लोग एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और सोशल साइंस की कॉपी कैसे लिखे ये भी वीडियो हम लगा देंगे लास्ट में, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है, किस रूप में वर्णित किया गया था, तो वो दस्ता की नई प्रथा में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगी। अगला है 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, किस राज्य में है, तो वो यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे 18, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं, ठीक है, मैदान, पर्वत, पठार या रेगिस्तान, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा पठार, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा 19, जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, चाय, कपास, रबर या गेहूं की खेती, ठीक है, तो यहाँ पे गेहूं की
खेती, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है? सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, तांबा उद्योग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वनों से यानी इसमें कागज जो है जो होते हैं वन होते हैं ना, उसी से कागज बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बिल्कुल वायरल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और ये आपके पूरी किताब से थे। ठीक है, अगर आप लोग ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा पेपर में। ठीक है, इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 50 नंबर वाले क्वेश्चन है, उसको आप सभी को कैसे तैयार करना है, कैसे लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट। तो यहाँ पे देखिए खंड व क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है यानी वर्णनात्मक फर्स्ट में ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। ठीक है, 80 शब्द का मतलब आपको 1 से 1.5 पेज में इसके आंसर को लिखना है, तभी आप सभी को 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 1 पेज तो पूरा लिखना है, इससे कम नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी इस सामाजिक विज्ञान के पेपर को आप लोग तैयार कर लेते हो ना, अभी तक सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं पढ़े हो ना, फिर भी आप लोग अगर मात्र इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप लोग बिल्कुल टॉप कर जाओगे, क्योंकि इस पेपर में जितने क्वेश्चन दिए ना सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां भी चेक कर रहे हैं और 5 सालों से बोर्ड की पेपर भी बना रहे सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, और एक टॉपर भी थे, तो इसलिए हम जो भी आप सभी को बता रहे क्वेश्चन, जो भी पेपर बता रहे वो 100% बिल्कुल रियल है। ठीक है, और बाकी अगर आप सभी लोग अदर यूट्यूब चैनल के वीडियो पेपर को देखोगे तो आपकी जो तैयारी हुई रहेगी ना वो भी आपका 0% हो जाएगा और आप लोग फेल हो सकते हो। इसलिए आप लोग एक ओरिजिनल और एक अच्छे चैनल से पढ़िए। ठीक है, जैसा कि हमारा चैनल है जिससे हर साल पढ़ने वाले स्टूडेंट, ठीक है, न कि सिर्फ जिला बल्कि प्रदेश टॉपर बनते हैं। तो आप सभी को भी टॉपर बनना है तो आप लोग सभी क्वेश्चन को तैयार कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वो क्यों प्रसिद्ध था? ठीक है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऑटो वन बिस्मार्क जो था वो जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ, ठीक है, तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था और जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो वन बिस्मार्क है उसका प्रमुख भूमिका था। ठीक है, यानी जर्मनी के एकीकरण में वो पूरे के पूरे सहयोग किया था और 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोहे की नीति से अपने देश की, ठीक है, राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल किया था, इसलिए वो प्रसिद्ध था। तो यही चीजें आप सभी को लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यही आंसर आप सभी को लिखना है। इसके बाद अथवा नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई और उसका मुख्य कारण क्या था? यहाँ पे ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को आप सभी को करना है। आंसर क्या हो जाएगा, 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के, यानी वहां पे लुई 16वां वहां का शासक था, राजा था उस टाइम। ठीक है, जब ये क्रांति हुई थी तो लुई वंश के शासन का अंत हुआ और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के जो कारण थे वो मुख्य थे। ठीक है, कौन कौन से थे? तो यहाँ पे अयोग्य शासन, यानी वहां का जो राजा था वो अयोग्य था, योग्य नहीं था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था जिसका शासक जो है वो लुई 16वां था राजा। वो एक अयोग्य, जिद्दी और अधूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासन था। ठीक है, शासक था क्योंकि उसने शासन में सुधार लाने का प्रयास नहीं किया था और उसकी पत्नी का प्रभाव शासन पर अधिक था, इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। ठीक है, दूसरा कारण था मध्यम वर्ग। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्य वर्ग का उदय हो गया था जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, आम जनता की दयनीय स्थिति। ठीक है, ये हेडिंग रहेगा। इस समय शासक, उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी को लिए तरस रहे थे। ठीक है, यानी फ्रांस की जनता जहां खाने के लिए मर रही थी, तहां वहां के जो राजा था लुई 16वां, वो अपने विलासिता के जीवन में जी रहा था। ठीक है, लग्जरी जीवन जी रहा था। उसके बाद देखिए चौथा है यहाँ पे कारण की दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय 2 दार्शनिकों वर्ग जो थे वो उदित हुआ। उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया, यानी वही लोग अवगत कराए थे। ठीक है, उसके बाद 5वां कारण है यहाँ पे स्वतंत्रता का प्रभाव। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए रखे थे। ठीक है, यहाँ तक कि उन्हें
यानी उन्हें धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे, अतः जनता के असंतोषणी क्रांति का रूप ले लिया। यही चीजें जो है, यही सब कारण फ्रांस की क्रांति का एक कारण बन गया। ठीक है, यही सब चीजें आपको लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ही लिखना है, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। ठीक है, तभी आप सभी को पूरे के पूरे 4 नंबर मिले। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, लोकतांत्रिक शासन में ठीक है सरकार को उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस तरीके से, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधिक लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र में लोग सीधे शासन में भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। वे प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं और सरकार चलाते हैं। चूंकि लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती, इसलिए उसे जन सामान्य के कल्याण के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं और कार्य करने पड़ते हैं। सरकार को समाज समानता, स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो यही आप सभी को लिखना है, इतना ही, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आप सभी को लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, पूरे 4 नंबर। ठीक है, और इसके बाद अथवा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो जाएगा, भारत का लोकतंत्र निरक्षरता, गरीबी, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, जातिवाद और सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, ठीक है, राजनीतिक के अपराधीकरण और हिंसा की चुनौतियों का सामना कर रहा है। लोकतंत्र की सफलता काफी हद तक साक्षरता पर निर्भर करती है, लेकिन भारत में निरक्षरता को खत्म करना अभी भी मुश्किल है। ठीक है, और देखिए निरक्षरता क्या हो जाएगा, अशिक्षित जनता कभी भी एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में योगदान नहीं दे सकता है। यह समस्या देश के साथ आजादी के समय से है। ठीक है, उसके बाद देखिए गरीबी क्या है, यहाँ पे गरीबी, बढ़ती गरीबी की समस्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि देश की जनता के बीच अमीरी गरीबी के बीच की खाई कम से कम हो। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद सांप्रदायिकता क्या हो जाएगा, सांप्रदायिकता एक ऐसी बाधा है जिसके अनुसार समाज के कुछ लोग केवल अपने हितों को साधनों के कारण ठीक है लोकतंत्र की परवाह नहीं करते, वो धार्मिक समुदाय के रूप में बढ़ जाते हैं। जातिवाद क्या है, अनादिकाल से भारत में जातिगत व्यवस्था रही है। जातिवाद के कारण 2 समाज के लोग खुद को दूसरे से अलग मानते हैं, लोकतंत्र सशक्त नहीं हो पाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है पूरा। ठीक है, चुनौतियां यही है, आप सभी लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आप सभी को लिखना है, इतना ही लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, अलोह खनिज से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अलोह खनिज जो है, अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु तथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और यहाँ पे जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण है। ठीक है, तो इतना ही आप सभी को लिखना है, जैसे क्वेश्चन रहे कि उसी प्रकार से आंसर लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि छोटा सा क्वेश्चन आया है कि हाँ असहयोग आंदोलन के कोई 3 कारण लिखिए, तो आप लोग पूरा 1.5 पेज लिखने लगे। ठीक है, यहाँ पे गरम दल के 3 नेताओं को लिखिए, तो आप लोग 3 पेज लिखने लगे। यानी जैसे ही क्वेश्चन रहे आपको वैसे ही आंसर लिखना है। गरम दल के 3 नेताओं को पूछा गया तो सिर्फ 3 लोगों का नाम लिख देना है। ठीक है, तो वो तो 3 लाइन में ही हट जाएगा, तो इसलिए जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर लिखना है। अगला देखिए अथवा है कि गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ठीक है, और ईंधन जो है ईंधन प्रदान करने वाली बेटियां यानी फ्यूल सेल्स, ठीक है, विद्युत वाहन, ज्वारी ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा शामिल की जाती है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनका उपयोग करने से उनके कम होने या समाप्त होने की संभावनाएं जो है नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए तैयार कर लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे तैयार कर लीजिए, ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ठीक है, ईंधन प्रदान करने वाली, इस तरीके से विद्युत वाहन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा,
हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। और ये आप सभी के, ठीक है, 60 क्वेश्चन में भी आता है, जैसे यहाँ पे आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं आप सभी को लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आप सभी के पेपर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए भारतीय कृषि की 3 जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला है उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय कृषि प्रायः मानसून, वर्षा, मृदा की प्रकृति, उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करती है। जो भारत के किसान है वो उतना अमीर नहीं है, सबके पास जो है सबमर्सिबल नहीं है। ठीक है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए वो भगवान पे निर्भर करते हैं। जब भगवान पानी बरसाएंगे, ठीक है, बारिश होगी, तभी जो है उनकी फसल अच्छे से पैदावार होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा यहाँ पे है अगला, भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते हैं, यानी अच्छे अच्छे उपकरणों का यूज नहीं कर पाते, आधुनिक उपकरण का। ठीक है, इनके कृषि उपकरण भी पुरानी प्रकृति के होते, कहीं कहीं तो आज भी बैलों से खेती की जाती है, बहुत पुराने जमाने के ट्रैक्टर हैं। ठीक है, ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते, बल्कि अपने और अपने परिवार की उदरपूर्ति के लिए कृषि करते, यानी जो भारत के किसान हैं वो उससे धन नहीं कमा सकते। ठीक है, धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि कार्य करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये तीनों लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आएगा। अथवा में यहाँ पे दिया विदेशी व्यापार के लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अथवा वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। विदेशी व्यापार के अनेक लाभ है। देश में अधिक उत्पादित होने वाली वस्तुओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करना। ठीक है, जैसे विदेशी जो मुद्रा होते हैं वो डॉलर में पैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर जो अत्यधिक उत्पादित होने वाली वस्तुएं हैं उसको विदेश में जब निर्यात किया जाता है ना, तो क्या होता है, विदेशी मुद्रा अर्जित होते, पैसे मिलते हैं, मदद मिलती है। इस विदेशी मुद्रा का उपयोग देश की उन्नति के काम में लगाया जा सकता है। ठीक है, व्यापार से दो देशों के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ता है, यानी विदेशी व्यापार क्या है, जैसे हमारे भारत देश से अमेरिका से, ठीक है, क्या हो रहा है, व्यापार हो रही है। ठीक है, वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है, तो उसी को विदेशी व्यापार कहते हैं। तो वही उसी से क्या हो रहा है, व्यापार से दो देशों के बीच पारस्परिक सहयोग भी बढ़ता है। संकट के समय दो देशों के द्वारा एक दूसरे की मदद भी की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ही लिखना है। यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है वर्णनात्मक प्रश्न, सेकंड स्टार्ट होता है, जो कि 6 नंबर का आप सभी के पेपर में आएगा। ठीक है, ये टोटल 6 नंबर का आप सभी के पेपर में आएगा। यहाँ पे देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर आप सभी को प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में लिखना है, यानी आपको 2 से 2.5 पेज में लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीक का क्या योगदान है। ठीक है, उदाहरण सहित आप सभी को लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर किस तरीके से आप सभी को लिखना है, कितना लिखना है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है इसका आंसर। ठीक है, तकनीकी प्रगति ने नए उद्योगों और उत्पादकों को जन्म दिया है, उत्पादकता में वृद्धि हुई है और मौजूदा उद्योगों में दक्षता में सुधार हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास, ठीक है, रोजगार सृजन और उच्च जीवन स्तर प्राप्त हुआ है। अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी की भूमिका के कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं। ई कॉमर्स के विकास ने खुदरा उद्योग में क्रांति ला दी है। ठीक है, ऑनलाइन खुदरा विक्रेता वैश्विक दर्शकों तथा पहुंच सकते हैं और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश कर सकती है। ठीक है, कई पारंपरिक ईंट और मोर्टार स्टोर बंद हो गए हैं, लेकिन इसने, ठीक है, लॉजिस्टिक्स और ग्राहक सेवा क्षेत्रों में नई नौकरियां भी पैदा की है। ई कॉमर्स ने छोटे व्यवसायों के लिए बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना भी आसान बना दिया है। प्रौद्योगिकी लगातार विकसित हो रही है और आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव बढ़ने की संभावनाएं हैं। ठीक है, यही आपको लिखना है, इतना ही लिखना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। क्वेश्चन, अथवा 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना है, तो आप लोग पहले वाला जो हम क्वेश्चन का आंसर बताए उसी को लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6वां, भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या थी, इसका स्वरूप क्या है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से आंसर हो जाएगा, जब केंद्र और राज्य सरकारों से जो शक्ति थी उसे छीनकर स्थानीय सरकार को दी
दे दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण के पीछे मूल विचार ये है कि बड़ी संख्या में समस्याएं और मुद्दे हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर ही सुलझाया जाना सबसे अच्छा है। ठीक है, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच जो है, पहला है कि विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों एवं समस्याओं का समाधान जो है स्थानीय स्तर पर ही अच्छे तरीके से हो सकती है। ठीक है, लोगों को अपने क्षेत्रों की समस्याओं की अच्छी समझ होती है और लोगों को इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजें का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, स्थानीय स्तर पर लोगों का नीतिगत फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो सकता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। ठीक है, स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, आप लोग पूरा इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ही सरल तरीके से हमने आप सभी को बताया। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप लोग ऐसे ही तैयार कीजिए। आप लोग इसको 1 से 2 बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लिख लोगे आप लोग तो आप लोग इसको तैयार कर लोगे। ठीक है, इसको कहानी की तरह आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन अथवा संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संघवाद से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। तो देखिए आंसर, संघवाद सरकार का वो रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद है। ठीक है, पहला केंद्रीय स्तर और दूसरा जो है वो स्थानीय या राज्य स्तर है। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, संघवाद की विशेषताएं जो है वो इस प्रकार है, सरकार के 2 या यहाँ पे अधिक, ठीक है, यानी 2 से अधिक स्तर होते हैं। कानून, कराधान और प्रशासन के संबंध में सरकार के विभिन्न स्तरों का अपना क्षेत्राधिकार है। सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक प्रत्याभूति, ठीक है, और जो है प्रत्याभूति है। संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन हेतु सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना आप सभी को पूरा लिखना, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही। अगला नंबर का क्वेश्चन है 7वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आएगा। परिवहन तथा संचार के साधनों को किसी देश तथा अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट है आंसर। ठीक है, परिवहन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन के कारण ही कच्चा माल कारखानों तक पहुंच पाता है। ठीक है, परिवहन में मतलब जैसे आ गए कच्चा माल पहुंचता है ट्रक से, ठीक है, मोटर से और भी ट्रैक्टर वगैरह से, तो उनके माध्यम से ही जो है वस्तुएं फैक्ट्रियों तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कच्चा माल कारखानों तक पहुंच पाता है और उत्पादक ग्राहकों तक पहुंच पाते हैं, यानी जो चीजें बनती है वो ग्राहकों तक कौन ले जाता है, परिवहन ही ले जाता है। किसी भी देश के विकास की दर वहां उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं तथा एक कोने से दूसरे कोने तक उन्हें के आवागमन पर निर्भर करती है। इसलिए तेज विकास के लिए कुशल परिवहन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा संचार की सहूलियत जैसे टेलीफोन, इंटरनेट से सूचना का आदान प्रदान जो है सहजता से होती है। जैसे कि आप सभी लोग अगर संचार की व्यवस्थाएं नहीं होती, मोबाइल फोन नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो क्या आप लोग हमारी वीडियो देख पाते? नहीं ना। तो इसलिए संचार के माध्यम से ही आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हो। तो वही चीजें, तो अब आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग हमारे ही, यानी इस तरीके से आप लोग, अगर संचार आ गया तो आप लोग बनाकर लिख सकते हो कि हम लोग इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से, संचार के माध्यम से ही एक दूसरे से, ठीक है, बातें कर रहे, एक दूसरे की वीडियो देख रहे हैं। वही सब चीजें आप सभी को बनाकर लिखना है, इसमें सिर्फ बनाकर लिखना है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने भारत की अर्थव्यवस्था को जीवंत यानी जीवन रेखा बना दिया है। इससे हमारा जीवन और भी सुखमय हो गया, सुलभ हो गया है। इससे जिंदगी जीने के लिए जरूरी सुख सुविधाओं का विकास हुआ है। ठीक है, और इन्हीं कारणों से परिवहन तथा संचार के साधन को किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बस यही चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अथवा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, आजादी से पहले व्यापार संतुलन हमारे देश के पक्ष में नहीं था। भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन के साथ ही होता है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार केवल अपने फायदे के लिए ही व्यापार करती है।
करती थी उसे देश के हित अहित से कोई मतलब नहीं था। परंतु आज़ादी के बाद जो था वो विशेषकर पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया बहुत बदली है। ठीक है, भारत का व्यापारिक संबंध अब कई महत्वपूर्ण देशों और समूहों से है। निर्यात की जो है मंदे जिसका पिछले कुछ वर्षों से भाग बढ़ रहा है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। ठीक है, कृषि व्यापार 2.53% अयस्क और खनन, ठीक है, 9.12%, पेट्रोलियम उत्पादन यहाँ पे 86.12% आदि है। ठीक है, भारत में आयात की जाने वाली वस्तुएं जैसे पेट्रोलियम उत्पाद जो है 41.87% है। कोयला और कोक जो है वो 94 ठीक है 17% है। और जो है मशीनरी वो 12.56% आदि है। जो है भारी आयात की वस्तुएं हैं, इसमें रासायनिक खाद, अनाज, जो है खाद्य तेल आदि आते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए, अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर भी हम आप सभी को बता देते हैं। दोनों में से आपको जो भी सरल लगता है उसी का आंसर आपको पेपर में लिखना है। अगला देखिए क्वेश्चन है 8वां, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका मृदा अपरदन या भू क्षरण करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 आप सभी को कारणों का उल्लेख करना है 6 नंबर का। ये पक्का पेपर में यानी फिक्स क्वेश्चन है ये कि पेपर में आएगा इस बार। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। मृदा अपरदन का सबसे पहले देखिए अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है मिट्टी की परत का नष्ट हो जाना। जैसे बाढ़ जो होता है, बाढ़ के पानी, ठीक है, वो क्या होती है अपने साथ साथ जहां जहां बाढ़ की पानी जाती है वहां वहां की मिट्टियों को अपने साथ समेट करके लाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जहां की वो मिट्टियों को समेटती है वहां पे मृदा का क्षरण हो जाता है, भू का क्षरण हो जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है जो है मिट्टी की परत का नष्ट होना। मृदा अपरदन में मिट्टी की उपजाऊ सतह अपने मूल स्थान से हटकर के दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो जाती है। मृदा अपरदन में अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन के जो कारण थे वो मुख्य हैं। ठीक है, 2 कारण हैं। जो है वातावरणीय कारक यानी जल तथा वायु से होता है। जल बाढ़ के पानी जो होता है बारिश में, और वायु जो लू चलते हैं ना गर्मियों में, उससे भी जो होता है मिट्टी के ऐसे टीला बना रहता है। जब ऐसे लू चलेगा, हवा मारेगा, तो ये टीला क्या हो जाएगा, ऐसे समतल हो जाएगा और यहाँ की मिट्टी उड़ करके कहीं और चली जाएगी धूल के माध्यम से, डस्ट के माध्यम से। ठीक है, और दूसरा कारण है जैविक कारक यानी वनों का नष्ट होना। जो वन हो रहे हैं ना वो क्या करते हैं, वन वृक्ष होते हैं, उसके ऐसे से जो रूट होते हैं, जड़, वो मिट्टियों को जकड़े रहते हैं ऐसे। ठीक है, अब जो ऐसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोग अपने रहने के लिए पेड़ पौधों को काट रहे हैं, अपनी आवश्यकताएं के लिए पेड़ पौधों को काट रहे हैं। ठीक है, जिससे वहाँ की मिट्टी, जो पेड़ पौधे के जड़ जो थे वो ऐसे मिट्टियों को पकड़े थे, अब वो कट गए तो कहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, तो अब वो कहाँ, वहाँ की मिट्टियाँ बह जाएंगी। ठीक है, मृदा का क्षरण हो जाएगा। ये सब चीजें हैं, आपको बना बना कर लिख देना है। प्रभाव जो है मृदा अपरदन से बहुत अधिक क्षति होती है। ठीक है, इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, वो बंजर बन जाता है। बंजर यानी वहाँ पे कुछ भी अच्छे से पैदावार नहीं होते, फसलें अच्छे से नहीं होती। नदियों में बाढ़ आती है और भूमिगत जल का स्तर नीचा हो जाता है। भूमि असमतल हो जाती है, जिससे कृषि क्रियाएं सरलता से पूरी जो है नहीं हो पाती है। रोकने का उपाय क्या है? बांध बना करके, वृक्षारोपण करके, ठीक है, खेतों की मेड़ ऊंची करके। खेतों में जो इस तरीके से मेड़ बनाए जाते हैं ना, ऐसे उसको मेड़ बनाया जाना चाहिए और उसको ऊंची ऊंची करना चाहिए, जिससे कि आपके खेतों की मिट्टियां दूसरे के खेतों में न जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेनी चाहिए, जिससे भूक्षरण, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो यही सब चीजें हैं, ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना, पक्का पेपर में आएगा। उसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करना है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको किसी एक को करना है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमने बताया, पहले वाले को ही आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से मानचित्र संबंधित कार्य, यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट होते हैं जो कि 10 नंबर के आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी को कैसे मानचित्र कार्य करना है। सबसे पहले 9 का ए वाला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले की कॉपी में आपको ऐसे मानचित्र कार्य लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का ए लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे, और देखिए ये जो है मानचित्र, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको 10 अंकों का अपनी रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको पेपर कोड जो था 825 जे उसको लिखना है। ठीक है, जैसा कि हमने आप सभी को बताया है, ऐसे ही आपको लिखना है ऊपर वाले सिरे पर। इसके बाद देखिए निम्नांकित स्थानों को भारत के मानचित्र में आपको चिन्ह से दर्शाना है। ठीक है, सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा प्लस आधा नंबर मिलेंगे, यानी 1 नंबर। ठीक है, इस तरीके से 1 नंबर आपको मिलेगा।
पहला है कि वो स्थान जहां 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो वो कौन सा स्थान है जहां पे 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो वो है, यहाँ पे आपको देखिए ये कॉपी जो है इसमें लिखना है आपको ऐसे, पहला ऐसे डाल करके कोलकाता। ठीक है, वो स्थान कोलकाता है। अब देखिए ये जो मानचित्र है इसमें आपको कैसे दर्शाना है, इसमें आपको पेंसिल का यूज करना है। ठीक है, और देखिए कोलकाता जो है इस तरीके से, ये छोटा सा भाग आप सभी को दिख रहा है। ठीक है, इसी में कोलकाता है, तो आप सभी को ऐसे कोलकाता को दर्शा देना है। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वो स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो वो अमृतसर में हुआ था। तो सबसे पहले कॉपी में ऐसे अमृतसर लिख देना है। उसके बाद देखिए इस मानचित्र में अमृतसर कहाँ है, ये आप सभी को, ये जो मानचित्र का ऊपरी सिरा है ना इस तरीके से, इसमें आपको ऐसे 1 2 3 4 पंखुड़ी दिख रहे हैं, फूल के 4 पंखुड़ियों के आकार का दिख रहा है। इसी में इस ये वाला जो पंखुड़ी, इसी में अमृतसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे यहाँ पे करके यहाँ पे लिख देना है अमृतसर। बाकी हमारे चैनल पे मानचित्र कैसे भरे इसकी ट्रिक की वीडियो है, आप लोग उस ट्रिक को एक बार देख लीजिएगा, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको ट्रिक नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वो स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो चेन्नई में हुआ था। ठीक है, चेन्नई आप सभी को ऐसे लिख देना है कॉपी में। उसके बाद देखिए इस मानचित्र में जो है चेन्नई जो है इस तरीके से दक्षिण साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ऐसे एक फेस दिख रहा है आपको। ठीक है, इसी फेस में ऐसे इस माथे पर जो है ये चेन्नई है, तो आपको ऐसे यहाँ पे दर्शा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है वो स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो वो कौन सा स्थान है, वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद ऐसे आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद देखिए ये जो मानचित्र है इसमें आपको ये जो चीजें है ना, ये क्या लग रहा है, ये आपको डायनासोर का मुंह लग रहा है। इसी में जो है अहमदाबाद है, गुजरात है, गांधीनगर है, दांडी है। ठीक है, सब चीजें इसी में। तो यहाँ पे इस बिंदु पे क्या अहमदाबाद है, आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वो स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। ठीक है, तो नमक जो है सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया था? देखिए नमक जो है इस तरीके से लाहौर में बनाया गया है। और नमक का आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो दांडी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और दांडी यहाँ पे है, तो इस तरीके से आप सभी लोग लिख सकते हो। यहाँ पे दांडी जो डायनासोर का मुंह है ना, इसके गर्दन में यहाँ पे दांडी है, और लाहौर यहाँ पे अमृतसर की तरफ है। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा भरना है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही भरना है। इसके बाद देखिए ये तो था 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, जो कि इसमें आपको आंसर लिखना है और इस मानचित्र में आप सभी को वो स्थान को भरना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ब नंबर का क्वेश्चन यानी 9 का ब है। इसमें निम्नलिखित को भारत के दिए गए मानचित्र में आपको दर्शाना है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गुजरात का राजधानी आपको ये जो चिन्ह है इससे दर्शाना है। ठीक है, गुजरात का राजधानी, गुजरात कहाँ पे, ये जो डायनासोर का मुंह है इसी के गर्दन में यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, और गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, तो आपको ये चिन्ह जो है इसके द्वारा ऐसे दर्शा देना है। इसके बाद देखिए अगला है एक खनिज तेल शोधनशाला केंद्र, आपको ये जो चीज है इससे दर्शाना है। ठीक है, तो ये जो है ये जामनगर है। जामनगर कहाँ पे है, ये गुजरात में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे है, तो आपको ये जो सिंबल दिया है ना त्रिभुज के आकार का, इसी से आपको जामनगर दर्शा देना है। लो इस्पात संयंत्र का एक केंद्र, आपको ये जो चिन्ह इसके द्वारा दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लो इस्पात दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये पूरा एरिया पश्चिम बंगाल का, उसी में कोलकाता है और उसी में दुर्गापुर है। तो इस तरीके से आपको ये जो सिंबल बना है इससे ऐसे बना करके दर्शा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए एक प्रमुख पतन बंदरगाह, आपको ये जो चिन्ह इससे दर्शाना है। ठीक है, तो ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। विशाखापट्टनम जो इस तरीके से आपको ऐसे दिख रहा है ना, इसी में है, यानी इस साइड में। तो यहाँ पे आपको ऐसे जो सिंबल दिया उसको बना देना और यहाँ पे आपको लिख देना है विशाखापट्टनम बंदरगाह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख आपको नदी को दर्शाना ये चिन्ह से। ठीक है, तो वो गंगा नदी है, और गंगा नदी जो है इस तरीके से यहाँ से निकलती है, ऐसे ऐसे आती है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पूरा एरिया यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और इसी में वाराणसी में भी गंगा नदी है, तो इसलिए यहाँ पे आपको दर्शा देना है ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को पूरा मानचित्र का ऐसे भरना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी एक पर्सनल वीडियो हमारे चैनल पे बनी है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मानचित्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी साथ में तैयार कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि इसमें से भी कई क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वो अमृतसर में। वह स्थान जहाँ आर्य समाज
एवं प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में। ठीक है, वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया था, डांडी में। तो इस तरीके से आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो स्थान जहाँ एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। ठीक है, वो चेन्नई में। वो स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, इलाहाबाद में। वो स्थान जहाँ 1765 ईस्वी मुगल सम्राट शाह आलम और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी, तो वो इलाहाबाद में। वो स्थान जहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है, अलीगढ़ में। वो स्थान जहाँ हुमंडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थित है, अलीगढ़ में। ठीक है, वो स्थान जहाँ संविधान सभा की बैठक हुई थी, ठीक है, वो संसद भवन नई दिल्ली में हुई थी। तो इस तरीके से आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आप लोग तैयार कर लेना। अगर इसे तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर कोई भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इन सब क्वेश्चनों को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको सभी को तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे करते हो तो आपका पूरा सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, और हमारे चैनल पे सामाजिक विज्ञान में पास होने की भी ट्रिक है। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई तो पास होने की ट्रिक को देखकर 100% आप लोग पास हो सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा हमारे चैनल पे सामाजिक विज्ञान की कॉपी लिखने की भी बहुत अच्छी ट्रिक है, उस वीडियो को देख लो आप लोग। ठीक है, और आप सभी लोग हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है, इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग को इस पेपर की पूरी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप सभी लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये सिर्फ एक मॉडल बताया गया है। ठीक है, ऐसा यानी ये बिल्कुल रियल पेपर नहीं है, ये सिर्फ एक मॉडल बताया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।